हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों में आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पराविद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा था। बच्चों, हमने पराविद्युत की जितने भी हमारी कंडीशन होती है, यानी पराविद्युत का बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, पराविद्युतांक और विद्युत क्षेत्र में संबंध, या पराविद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता, और हमने पराविद्युत के जो ध्रुवण के जो व्यंजक के बारे में पढ़ा था, जो हमने उसका व्यंजक प्राप्त किया था। बच्चों, अब जो हमने अध्याय 2 में जो टॉपिक शुरू करना चाहते हैं बच्चों, वो टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रकार है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संधारित्र व धारिता के बारे में। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक है बच्चों, लेकिन मैं आपको इसमें किस तरीके से लेके चलूंगा वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको धारिता के बारे में क्लियर करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा रहता है संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, संधारित्र से मतलब नहीं, पहले मैं आपको धारिता वर्ड ही समझाऊंगा। तो धारिता तो किसी भी चालक की हो सकती है, तो मैं आपको किसी भी चालक की धारिता के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहां पे मेरा उद्देश्य होगा धारिता को क्लियर करना। बहुत बच्चे ऐसे हैं धारिता ही क्लियर नहीं होता, तो संधारित्र तो बच्चों बहुत बाद में की बात आ जाती है। बच्चों, उसके बाद हम संधारित्र देखेंगे, संधारित्र कैसा उपकरण है और इसका क्या उपयोग है। उसके बाद बच्चों फिर जो संधारित्र बनाया गया, वो पहला संधारित्र किस प्रकार का था। तो पहला जो संधारित्र बना वो समांतर प्लेट संधारित्र था। फिर हम इसके लिए बात करेंगे और इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे कि इसकी धारिता किस प्रकार की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको धारिता के बारे में समझाना चाहता हूं। तो बच्चों, धारिता किसी की भी हो सकती है, चालक की, संधारित्र की। तो बच्चों, सबसे पहले हम किसी सिंपल चालक की धारिता के बारे में पढ़ेंगे कि धारिता बेसिकली होती क्या है। तो बच्चों, आप यहाँ पे आराम से देख लेना कि मैंने कोई भी चालक ये गोलीय चालक ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिगर फर्स्ट में देखो कि अगर मैंने इसे कोई आवेश नहीं दिया हुआ, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो इस पर विभव कितना है, 0। बच्चों, मैं ये मान के तो चल रहा हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें विभव के बारे में अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि हमने विभव पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज मान के चलते हैं कि अगर मैं इस गोलीय चालक को किसी तरह से कोई आवेश देना चाहूं, यानी मैं अगर धनात्मक आवेश ही देना चाहूं, तो किसी भी तरीके से, अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि किस प्रकार दिया गया, कि कोई बैटरी लगाई है या किसी आवेशित छड़ से दिया गया है, इस पे दिमाग नहीं लगाना। हम ये मान कर लें कि हमने इसे आवेश दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, अगर मैं यहाँ से किसी के भी थ्रू इसको कोई आवेश दिया है, तो हम कह सकते हैं इस पे वो आवेश कितना आ गया, Q1। तो बच्चों, अब अगर इस पे आवेश Q1 है, तो इसका धनात्मक कोई विभव भी उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश है, वहां पे विभव भी होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस विभव को हम क्या मान लेते हैं, V1। तो बच्चों, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दूं, विभव का मतलब है कि अगर मैं कोई और आवेश ले जाऊं, तो उसको ले आने में यहाँ पे मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा, और वो इसकी यहाँ पे किसी बिंदु का विभव कहलाएगा। बच्चों, अब जरा तीसरी फिगर में देखते हैं दोबारा। अब बच्चों, मैं इस पे और आवेश लाना चाह रहा हूं, तो जब मैं और आवेश लेके आया इस पे, तो बच्चों इसका आवेश कितना हो गया, Q2 हो गया, और यहाँ पे बच्चों विभव कितना हो गया, V2। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, Q2 Q1 में एक रिलेशन देखना चाहूं तो ये बात तो तय है कि Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा। बच्चों, जितना आवेश बढ़ता जाएगा उतना ही विभव भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चों, V2 ग्रेटर देन V1 हो चुका है। तो बच्चों, यहाँ पे जो काम की बातें देखने वाली है कि जैसे जैसे यहाँ पे आवेश 0 है तो विभव 0, यहाँ पे आवेश बढ़ा तो विभव बढ़ा, यहाँ पे आवेश और बढ़ा तो विभव और बढ़ गया। तो बच्चों, जैसे जैसे आवेश बढ़ा वैसे तो विभव पड़ेगा। बच्चों, लेकिन अभी भी हम नहीं मान रहे, अभी हम और आवेश देना चाह रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देंगे कि मैं और आवेश उसे देना चाह रहा हूँ, और मैंने उसे और आवेश दे दिया, तो बच्चों इसके बाद मैंने देखा कि उसका जो आवेश है Q3 हो गया, विभव V3 हो गया। बच्चों, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अगर उसे और आवेश देने की कोशिश करूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये मैंने दूसरे अलग पेन से इसलिए दिखाया है कि अब ये आवेश मैं देना तो चाह रहा हूं, पर ये आवेश मुझे यहां कहीं नहीं दिख रहा। ये वो पहले वाला आवेश है जो मुझे दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, ये आवेश यहां क्यों नहीं जा पा रहा। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी ही पड़ेगी। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो आवेश Q3 हम दे चुके थे, वो इतना ज्यादा हो चुका था कि उससे उत्पन्न जो विभव है वो अधिकतम हो गया था। तो विभव अधिकतम होने का मतलब है बच्चों, अब जो भी नीचे से आवेश जा रहा है उसको ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो उस आवेश को वहां पहुंचा सके। और हम कहते हैं कि इस गोलीय चालक का विभव बहुत ज्यादा हो चुका है। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि Q3 अगर बहुत ज्यादा हो गया Q2 से, तो हम कहेंगे V3 भी ज्यादा हो गया V2 से। ये बात हम कह सकते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आती है बच्चों? दोबारा मैं एक बात क्लियर कर दूं, अधिकतम विभव का मतलब यह है कि अब आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य वो सक्षम नहीं है, यानी आवेश इस गोलीय चालक पे नहीं आ रहा है, इसका विभव बहुत ज्यादा हो गया है। तो बच्चों, तीनों फिगर से हमें क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, धारिता का क्या मतलब है। धारिता यानी धारण करना। हम जानते हैं कि हमें इस पे और आवेश लाना है, लेकिन हम नहीं ला पा रहे, तो इसकी धारिता इतनी है कि इस पे जो आवेश Q3 आ गया इससे ऊपर नहीं जा रहा। बच्चों, इसकी वजह क्या रही? एक ही वजह आपको गौर करनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा काम आएगी, इसका विभव अधिकतम हो गया है। अगर इसका विभव अधिकतम नहीं होता तो इसमें और आवेश आ जाता। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है किसी भी चालक पर,
जितना आवेश होता है उतना ही उस चालक का विभव बढ़ जाता है। तो बच्चों आवेश जो है हमेशा विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों अगर हम इससे एक सूत्र निकालने की कोशिश करें तो हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, V आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना ये C ही धारिता कहलाती है। ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो एक कांस्टेंट, एक नियतांक आया है किसी भी चालक के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, यहाँ पे धारिता कहलाती है। तो धारिता का फार्मूला बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ, आप देखो आराम से। धारिता का हमें फार्मूला प्राप्त हुआ, किसी भी चालक पर जितना आवेश उत्पन्न होता है और जो उसका विभव होता है उसके अनुपात को बच्चों हम धारिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान से एक बात देखने वाली है कि पहले अगर हम यहाँ पे गौर से देखें कि अगर हमें आवेश ज्यादा रखना है बच्चों, तो आप देख सकते हैं आवेश ज्यादा तब होगा जब V क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों आज के बाद आप ये बात समझ लेना, किसी भी चालक पर जब ज्यादा आवेश देना होता है, उसकी धारिता बढ़ानी होती है, तो उसका विभव कम रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अगर हम इसका मात्रक देखना चाहें तो बच्चों आवेश का मात्रक होता है कूलाम, वो और विभव का मात्रक होता है बच्चों क्या, वोल्ट। तो इसे हम कह सकते हैं कूलाम पर वोल्ट। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान से समझ लें, ये फार्मूला में समझ में आ गया है कि किसी भी चालक की, किसी भी वस्तु की धारिता जो होती है वो उस पर उत्पन्न आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होती है। बच्चों इसका जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक कूलाम, और विभव का मात्रक जो होता है बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कूलाम और ये प्रति क्या मिल जाएगा, हमें अनुपात मिल जाएगा वोल्ट से। और बच्चों इसका जो मात्रक माना गया है वो माना गया है फैराड, इसको हम फैराड बोलते हैं और F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप आवेश बढ़ाना चाहते हैं तो आपको विभव कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नोट करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हैं, धारिता, ठीक है, धारिता का मतलब क्या है बच्चों, धारिता बढ़ाने का मतलब है धारिता बढ़ाना यानी आवेश बढ़ाना, सीधा सीधा बात है बच्चों, आवेश Q बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत काम की बात है। अगर आपको आवेश बढ़ाना है, किसी वस्तु पे धारिता बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे विभव को कम करना पड़ेगा, विभव कम करना पड़ेगा। बच्चों बहुत बच्चों की बात ही समझ में नहीं आती कि विभव क्यों कम करना पड़ेगा। तो जितना विभव कम होगा उतना आवेश हम दे सकते हैं, इस प्रकार उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं धारिता का मात्रक क्या है बच्चों, फैराड है। अभी हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा धारिता को हम परिभाषित कर लेते हैं। बच्चों मैं फिर एक बात बताना चाहता हूँ, संधारित्र या संधारित्र के ऊपर जितने भी हमारे पास व्यंजक होंगे, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको धारिता वर्ड समझ में आएगा। बच्चों आपको धारिता वर्ड ही समझ में नहीं आएगा तो आप कभी भी संधारित्र नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों धारिता का मतलब समझाने के लिए मैंने एक परिभाषा लिखी, हालांकि परिभाषा हमारे फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, बस धारिता का मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि धारिता का मतलब क्या है। बच्चों किसी भी चालक, कोई भी वस्तु जितना आवेश ग्रहण कर सकती है, यानी किसी चालक के आवेश संचित करने की क्षमता, जितना आवेश वो ग्रहण कर सकती है बच्चों, वो धारिता कहलाती है। सीधा सीधा मतलब तो ये है बच्चों, ये परिभाषा धारिता का मतलब समझा रही है। लेकिन अब निकालते कैसे हैं इसको, हम कैसे फॉर्मूले में कैसे करेंगे, किसी चालक की धारिता निकालने का तरीका क्या है। तो बच्चों सीधा सीधा है, किसी चालक पर दिए गए आवेश, जितना भी आवेश उसे दिया जाएगा, सपोज हमने उस पर आवेश कितना दे दिया बच्चों, Q, तो किसी चालक पर दिए गए आवेश वह उस पर उत्पन्न विभव, क्योंकि अगर आवेश है तो उस पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, उनके अनुपात को उस चालक की क्या कहेंगे बच्चों, धारिता। किसी के भी, चाहे वो संधारित्र हो, कोई भी वस्तु हो, तो उस पे जो भी आवेश है और जो भी उस पर उत्पन्न विभव है बच्चों, उन दोनों के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। लेकिन ये सिर्फ धारिता का एक हम कह सकते हैं प्रमाणित सूत्र है, इससे व्यंजक अभी हमें प्राप्त करना है कि हर अलग अलग चालक की धारिता जो होती है कि उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी उसकी जो विमाएं होती हैं, अगर चालक बड़ा होगा तो धारिता कितनी होगी, चालक छोटा होगा, या धारिता माध्यम पे भी डिपेंड करती है। तो इससे आप ये ना समझें कि धारिता आवेश और विभव पे डिपेंड करती है, ये चीज आपको बाद में पता चलेगी कि बेसिकली धारिता किस पे डिपेंड करती है। यहां पे मैं आपको एक बात और बोल दूं, जो धारिता का मात्रक होता है बच्चों एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली जिसे हम कहते हैं एसआई प्रणाली, तो बच्चों यहां पे मैं एक बात बता दूं, एसआई प्रणाली में धारिता का मात्रक फैराड है। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं फैराड। लेकिन एक बात आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है धारिता की।
जनरली किसी भी चालक या संधारित्र की धारिता फैराड में नहीं होती है। जो उसका व्यवहारिक मान होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, जो व्यवहारिक मात्रक है धारिता का वो या तो माइक्रोफैराड होगा, जिसे हम कह सकते हैं 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है, 10⁻⁻6, या फिर बच्चों पिकोफैराड होता है, जो व्यवहारिक, जो हम अपनी डिवाइस, ट्रांजिस्टर या जो भी पंखों में जो भी कह सकते हैं संधारित्र यूज होते हैं उनकी जो धारिता होती है। और बच्चों पीएफ होती है 10⁻⁻12 फैराड, यानी 10⁻12। ये इनके व्यवहारिक मान है। और मैं आपको समझाऊंगा कि फैराड इतना बड़ा मात्रक क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है सबसे पहले संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो संधारित्र हमारा जो अध्याय 2 है उसका एक बहुत बड़ा मेन टॉपिक है, उसको बहुत ध्यान से करना है बच्चों। इसको हम परिभाषित बाद में करेंगे, हमें इसको अभी परिभाषित नहीं करना, पहले हम इसका प्रोसीजर या इसकी जो है कार्यविधि देखेंगे कि संधारित्र कैसे बना या कैसे बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देना कि मैंने आपको एक फिगर दिखाई है, फिगर फर्स्ट, मैंने बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करी आपको बताने की। तो बच्चों इसमें मैंने एक चालक दिखाया है, और ये कोई गोली चालक नहीं, मैंने कैसे भी चालक ले लिया है, ऐसा कोई यूनिफॉर्म या एक समान चालक नहीं है बच्चों। इसमें मैं जो है आवेश देना चाहता हूँ, और आप मान सकते हो मैंने धनात्मक आवेश दिया है। किस तरीके से दिया है मैं आपको फिर बता दूं, हमें इस बात पर भी नहीं जाना कि हमने बैटरी लगाई है या हमने कोई और स्रोत लगाया है, बस अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि हमने कोई धनात्मक आवेश दिया है, और मैं इसके बाद इस पे और धनात्मक आवेश देना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे नहीं दे पा रहा हूं। यानी जो भी मैं धनात्मक आवेश यहाँ से देना चाहता हूँ इसे, वो धनात्मक आवेश इस पर नहीं जा पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इस चालक का विभव अधिकतम हो गया है, यानी जितना अब आवेश को भेजने में चालक पे हमें कार्य करना चाहिए वो हम कार्य नहीं कर पा रहे, तो हम विभव की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि विभव अधिकतम हो गया। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विभव को हम कैसे कम करें। बच्चों सबसे बड़ी ध्यान की बात आपको बस यही देनी है कि संधारित्र में विभव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम विभव अगर कम कर पाएँ, और विभव आपको सबसे ज़्यादा समझ में आना भी चाहिए। तो बच्चों अब दूसरी फिगर में अगर हम देखें कि मैंने वही चालक जिसमें मेरा आवेश आ चुका है उसके बाहर सेम एक और चालक लाके रख दिया है। अगर मैं इसको फर्स्ट चालक मान लूँ, थोड़ी देर के लिए इसको सेकंड चालक मान लूँ, जैसे ही मैं दूसरा चालक रखा बच्चों, अब देख सकते हैं कि चूंकि पहले पे धनात्मक आवेश है, दूसरे में क्या होगा बच्चों, अब हम जानते हैं ध्रुवण होना शुरू हो जाता है। जो परमाणु है उसके ऋणात्मक आवेश एक तरफ आना शुरू हो जाएंगे, धनात्मक आवेश एक तरफ हो जाएंगे। इस पर हमें ज़्यादा बात तो करनी नहीं है, ये तो क्लियर है। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ गौर देखो, यहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों जब ये ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और मैं अब और धनात्मक आवेश अगर लाना चाहता हूँ, तो ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये ऋणात्मक आवेश थोड़ा सा आकर्षण बल लगाएगा, थोड़ा ही लगाएगा लेकिन लगाएगा। तो हम थोड़ा सा आवेश इसे और दे सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, आप ये कहेंगे सर ये जो धनात्मक आवेश है तो इसका अपोज करेगा। बच्चों ये धनात्मक आवेश इसका अपोज कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये दूर है, और हम जानते हैं जो कूलम्ब्स का लॉ होता है उसमें जो फोर्स होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि ये दूर है तो इसके द्वारा जो लगाया गया प्रतिकर्षण बल है वो तेजी के साथ घटेगा तो कम होगा, और ऋणात्मक आवेश का आकर्षण बल अधिक होगा तो थोड़ा सा आवेश वो और एकत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर सेम प्रकार का दूसरा चालक लाएं तो हमने क्या करा बच्चों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसे अगर मैं विभव की परिभाषा में बोलूँ तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि ऋणात्मक आवेश आने से मैंने थोड़ा सा विभव कुछ कम कर दिया है। इसे मैं कहूँगा कुछ विभव कम हो गया है, कुछ विभव कम। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर विभव कम हो गया तो बच्चों विभव का सीधा सीधा मतलब है प्रतिकर्षण बल कम हो गया है, क्योंकि इस ऋणात्मक आवेश ने जो प्रतिकर्षण बल था उसके अगेंस्ट एक आकर्षण बल लगाना शुरू किया और इस आवेश को हम यहाँ पे पहुंचाया है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं ऐसा संधारित्र, यानी एक ऐसी युक्ति जिसमें आवेश को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा, यानी आवेश को संचित करने की जो क्षमता है ज़्यादा हो, और ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। हम इसकी परिभाषा देखेंगे बाद में। तो बच्चों अब मैं इसमें आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी तरीके से अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो धनात्मक आवेश है भले ये कम बल से इस आवेश का अपोज करता है, प्रतिकर्षित बल लगाता है, पर लगाता तो है ही, और मैं इसे हटाना चाहता हूं क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश मेरे लिए सही काम कर रहा है, ये मेरे विभव को कम करता है पर ये विभव को कुछ बढ़ाने की कोशिश करता है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आवेश को किसी भी डिवाइस पर लाना चाहते हैं तो जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं इस बात को ध्यान से सुन लें कि विभव जब कम होगा तभी आवेश संचित होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो बच्चों अब हमने अगली फिगर में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, दूसरे आवेश जो हमारे पास था, दूसरा चालक जो हमारे पास था, उसमें हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। बच्चों हम इसे कह सकते हैं कि हमने अर्थ यानी उसे
अर्थिंग कर दी, ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं भूमिगत। तो बच्चों जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े, मैंने आपको बताया है अर्थ जो है एक बहुत अच्छा चालक माना गया है और इसे इलेक्ट्रॉन का स्रोत माना गया है। तो बच्चों जैसे ही मैं अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस, जो कि धनात्मक आवेश तो कहीं नहीं जाएगा, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन इस चालक की तरफ जाएंगे और इस पूरे धनात्मक आवेश को क्या कर देंगे बच्चों, उदासीन कर देंगे। ये पूरा धनात्मक आवेश हट जाएगा। तो हमें जो उसकी फिगर मिलेगी, हमें कैसे मिलेगी, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब हम अर्थ से लगा देते हैं तो हमारा ये धनात्मक आवेश हट जाता है। हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये धनात्मक आवेश हमारा हट गया, ठीक है। हमें इसे दिखाने की जरूरत नहीं। ये क्यों हटा बच्चों, क्योंकि हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ के इलेक्ट्रॉन निकल के इस धनात्मक आवेश को हटा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब से ऋणात्मक आवेश बचा है। ये ऋणात्मक आवेश अब हमारे जो भी आवेश हम लाना चाहते हैं, जो भी आवेश हम लाना चाहेंगे उसको प्रतिकर्षित करेगा, और हम कह सकते हैं विभव हमने कुछ कम और कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो पहले आवेश था वो तो मेरे पास था ही बच्चों, अब मैं इस ऋणात्मक आवेश, जो कि धनात्मक मेरा खत्म हो गया है, मैं और आवेश भी ला सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। जितना मैं धनात्मक आवेश लाऊंगा उतना यहाँ पे ऋणात्मक आवेश और बढ़ जाएगा, चूंकि ध्रुवण होगा उतना धनात्मक इस तरीके से। और आपको मैं एक बात बता दूं, इसके अनुसार ही धनात्मक आवेश इधर जाएगा, पर वो साथ साथ क्या होगा बच्चों, उदासीन होता रहेगा। तो अगर आप इसे देखें तो अब मैं आपको बता सकता हूं हमने क्या किया। हमने दो चालक ऐसे लिए जिसपे एक पे धनात्मक आवेश है, एक पे ऋणात्मक आवेश है, और उसका एक सिरा बच्चों अर्थ से कनेक्ट है, यानी हम उसे कह सकते हैं वो ऋणात्मक टर्मिनल पे, ऋणात्मक पोल पे लगा हुआ है। अब बच्चों ध्यान से मैं एक बात आपको बता देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये जो हम अब आवेश देते हैं, ये हम देते कैसे, अब मैं इसको पूरा अगर आपके लिए परिपथ पूरा कर दूं तो धनात्मक आवेश देने के लिए हम जो बैटरी लगाएंगे, जो भी स्रोत लगाएंगे, उसका धनात्मक सिरा इस तरफ होगा, और जो ऋणात्मक आवेश हम दे रहे हैं बच्चों, हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक सिरा सेल का होता है उसे हम भूमिगत कर देते हैं, जो अर्थ से कनेक्ट हो जाए इस तरीके से। तो अर्थ खुद एक निगेटिव टर्मिनल का काम कर लेता है, और ये हमारा एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एक युक्ति इस प्रकार से तैयार हो गई है कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा सही कर दूं आपके लिए, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। अब अगर हम इस आवेश को थोड़ा सा सही से ले लें, क्योंकि अभी तो हम सिंपल संधारित्र को समझ रहे हैं, तो जो धनात्मक आवेश आएगा मैं कह सकता हूं कि वो इस तरीके से होगा, इस साइड में, इसके पृष्ठ पर, और इतना ही ऋणात्मक आवेश किस तरफ होगा बच्चों, इस पृष्ठ पर होगा, हमें इस तरफ से दिखाई दे जाएगा। और बच्चों जो इसका धनात्मक आवेश है वो, या तो आप ये कहते हैं कि ऋणात्मक टर्मिनल है, और ये ऋणात्मक टर्मिनल हमने भूमिगत किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं अर्थ एक निगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है जो धनात्मक आवेश को हटा देगा। बच्चों इन तीनों चीज में आप एक ध्यान से देख रहे होंगे, दो फिगर में बीच का जो माध्यम है वहां पर मैंने लिखा हुआ वायु या निर्वात, ठीक है बच्चों। तो वायु या निर्वात का क्या मतलब है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ वायु या निर्वात। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो दो चालक हैं इनके बीच में जो भी माध्यम होगा, वायु भी बच्चों एक तरह से पराविद्युत कहलाती है, और इसके अलावा कोई आगे हम पढ़ेंगे, इसमें हम कोई और माध्यम भी रखेंगे, जिस तरीके से सपोज हो सकता है हम कोई कांच का टुकड़ा रख दें या कोई मोम रख दें, तो वो सब पराविद्युत हैं, उसका भी असर देखेंगे कि क्या वो हमारे फायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बच्चों कुल मिला के मैं दोबारा बताना चाहता हूँ हमारा क्या एम था, हम अपने चालक पे ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित करना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा युग्म तैयार हुआ है जिसपे हमने आवेश को बढ़ा दिया है। इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि जितना आवेश यहां पे होता है बच्चों, उतना ही आवेश दूसरे चालक पे ऋणात्मक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना आवेश धनात्मक होगा एक चालक पे, उतना ही आवेश ऋणात्मक होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास बच्चों एक पूरा परिपथ तैयार हुआ, ये आप देख सकते हैं पूरा एक परिपथ तैयार हुआ है बच्चों इस प्रकार। तो बच्चों इसी चीज को, ये जो युक्ति है, इसे ही संधारित्र कहते हैं। इस संधारित्र में आपको मैं दो चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं, दो चालक होते हैं, पहले चालक पे धनात्मक आवेश होता है, उतना ही ऋणात्मक आवेश दूसरे चालक पे होता है। दोनों चालक किसी परावैद्युत माध्यम से अलग पृथक होते हैं। परावैद्युत हमने यहाँ पे वायु लिया है, आगे हम कुछ और भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात बच्चों, पहला वाला अगर धनात्मक सिरे से कनेक्ट है तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरा वाला चालक ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट हो, जिसे हम दिखा देते हैं कि हमने अर्थ से कनेक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सके। ठीक है, तो पिछली क्लास में देखा था आपने कि एक चालक जो है कैसे
कैसे आवेश को संचित कर सकता है, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम आवेश को ज़्यादा से संचित कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसी जो हमारे परिपथ तैयार हुआ है पूरा, इसे हम परिभाषा में अगर देखें, क्योंकि परिभाषा में पता होनी चाहिए, तो एक एक करके हम बात करें। किसी विद्युत रोधी द्वारा, विद्युत रोधी बच्चों वायु जो है विद्युत की कुचालक है, तो इसलिए इसे विद्युत रोधी कहते हैं, इसे पराविद्युत भी कह सकते हैं आप लोग। तो किसी विद्युत रोधी द्वारा, तो इसमें मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पृथक दो चालकों का, बट बच्चों इसमें दोनों चालक सेम प्रकार के होते हैं, और दो चालकों का ऐसा निकाय जिसमें एक चालक पर धनात्मक आवेश, सपोज हम एक पे Q मान लेते हैं, तथा दूसरे पे समान ऋणात्मक आवेश। बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, समान ऋणात्मक आवेश होता है और वो -Q होगा, ठीक है। तो ऐसे युग्म को हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको समझ में वाली बात है बच्चों। फिर मैं एक बात रिपीट कर दूं, पूरे जो भी आप यहाँ पे हमने प्रोसीजर या जो भी विधि देखी है, और लास्ट में जो हमने ये पूरा परिपथ देखा है, इसमें बच्चों एक ही मकसद है, किस प्रकार से हम किसी चालक को जिसमें हमें आवेश देना है उस पे विभव कम कर सके। पूरे कैपेसिटर संधारित्र में बच्चों एक ही एम होता है कि विभव को कम से कम करना है, और विभव कम होते ही, विभव का मतलब है प्रतिकर्षण बल कम होना, तो जैसे ही प्रतिकर्षण बल कम होगा हम आवेश और ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो बच्चों ये संधारित्र हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, और मैं मानता हूं कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा इसमें मैं और बात करवाना चाहता हूं बच्चों, इसमें हम एक बार और अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे हमें किसी भी जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों मैं इसमें एक और बात बताता हूं कि अगर हमारे एक चालक पे +Q आवेश है तो इसका कोई ना कोई विभव तो होगा बच्चों। तो वो जो विभव है अगर मैं उसको प्लस का V1 मान लूँ तो ठीक इतना ही विभव दूसरे का भी होगा बच्चों, इतना ही, लेकिन वो ऋणात्मक में होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर पूरे संधारित्र का हमें विभवांतर चेक करना हो, यानी अगर इसको चालक को मैं थोड़ी देर के लिए A मान लूँ, इस चालक को थोड़ी देर के लिए B मान लूँ, तो दोनों चालकों का विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ आपको, विभवांतर। तो बच्चों ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम एक बार डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है। तो बच्चों विभवांतर जो दोनों चालकों का होगा उसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पहले का माइनस दूसरे का, विभवांतर का मतलब है दोनों विभव का अंतर। तो अगर मैंने पहले चालक का विभव का जो V1 मान लिया, दूसरे का V2 मान लिया, तो अंतर तो यही आएगा। तो बच्चों अगर मैं आप एक थोड़ी देर के लिए एक चीज मान के चलता हूं, जैसे बहुत बच्चे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में बात नहीं समझ पाते, 12 तक कर लेते हैं, तो ये तो हमें पता लग गया कि दोनों चालकों का हम V1 माइनस V2 करके विभवांतर ले लेते हैं। अब बच्चों मैं कहना चाहता हूं, माना अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाना चाह रहा हूं बच्चों, ये समझने के लिए, देखो ये रटने के लिए नहीं है। बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं 12 लेकिन पता नहीं चलता उन्हें। अगर मैं पहले चालक का विभव जो है प्लस का 2 वोल्ट मानूं, 2 वोल्ट, ठीक है बच्चों, इतना अमाउंट ऋणात्मक में भी होगा क्योंकि आवेश सेम होता है, मैंने आपको बताया था। तो V2 कितना मान लूं बच्चों, माइनस का 2 वोल्ट। ये बात आपको समझ में आती है क्योंकि उस पर ऋणात्मक आवेश है। तो बच्चों दोनों सिरों का जो पूरे संधारित्र का विभव है या विभवांतर वो कितना होगा, तो बच्चों पूरे संधारित्र का विभवांतर होगा V1 माइनस V2। तो मैं कह सकता हूं प्लस का 2 वोल्ट माइनस, क्योंकि विभवांतर माइनस आएगा, और जो विभव है बी वाले का वो माइनस में है तो माइनस का 2 वोल्ट हो गया, तो हम कहते हैं प्लस का 4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब पूरे संधारित्र का जो टोटल विभवांतर है वो प्लस का 4 वोल्ट है, ये ध्यान रखना। अगर इस संधारित्र को कहीं भी हम यूज करें, अगर हम अपने पंखे में यूज करें, तो जो विभव देगा, वो जो विभवांतर देगा वो 4 वोल्ट का देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको विभवांतर समझ में आना चाहिए बच्चों। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, एक बात हमने करी थी कि क्योंकि उसके बाद हम डेरिवेशंस पे स्टार्ट करेंगे कि जो धारिता की जो मात्रक होता है, हमने बात करी थी कि धारिता का जो मात्रक होता है बच्चों वो फैरड होता है, फैरड, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था फैरड जो है व्यवहारिक मात्रक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसे हम सिर्फ एसआई प्रणाली में यूज करते हैं, एसआई प्रणाली, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस पे बात करेंगे कि ये क्यों, मतलब ऐसा ही प्रणाली में तो है पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं कर सकते। दैनिक जीवन में जो हमें जो मात्रक यूज करने हैं बच्चों, माइक्रोफैरड या फिर पिकोफैरड यूज करने हैं। तो मैं इस पे बात बताना चाहता हूं जिससे आपको ये भी बात क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये जो हमने बात करी थी अभी फैरड जो मात्रक है धारिता का, इसको अगर बच्चों हमें समझना है कि फैरड इतना बड़ा मात्रक क्यों है, तो बच्चों इसके लिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इस बात को ही समझ सकते हैं। तो मैंने इसको आपके सामने रख दिया कि इस पर हमें बात करनी है, पर उससे रिलेटेड हमें बात करनी पड़ेगी समांतर प्लेट संधारित्र की। तो बच्चों ये धारिता के जो अध्याय है या चैप्टर है या टॉपिक है, उसका पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप कह सकते हैं। इसी के बाद इसी के बेस पे सारे डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। तो इस फिगर को अगर बच्चों हम ध्यान से समझें, तो हमने कोई प्लेट
ली हुई है बच्चों, कोई भी हमारे पास चालक प्लेट है, किसी भी मेटल की हो सकती है, किसी भी धातु की। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि उसके दोनों टर्मिनल किस प्रकार से कनेक्ट हैं। हमने उसे एक सोर्स से जोड़ दिया है, जो हमारी बैटरी है। धनात्मक सिरा जो है फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, अगर इसमें नाम रख दूं मैं, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है स्टूडेंट। तो सेकंड वाला जो है अर्थ से कनेक्ट है, अर्थ एक निगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है और वो सेकंड वाले से कनेक्ट है। तो बाकी प्रोसीजर हम जानते हैं कि जब धनात्मक आवेश इसमें जाएगा तो इतने ही अमाउंट का ऋणात्मक आवेश यहाँ पे होगा और धनात्मक जो है अर्थ के द्वारा क्या होगा बच्चों, उदासीन हो गया होगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है क्योंकि इसमें जो दोनों चालक लिए गए हैं समांतर प्लेट ली गई है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा बात ये करना चाहते हैं कि हमें इसकी धारिता यानी इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है कि इसकी धारिता किस किस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं कि धारिता निकालने का जो सबसे सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो आवेश और विभव से रिलेटेड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पता है कि आवेश और विभव पे हमें बात करनी है। बच्चों आवेश हम ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं और अगर आवेश देंगे तो आप जानते हैं विभव बढ़ेगा। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं बच्चों, हम विभव को चेक करेंगे। हम जितना विभव कम कर सकें, तो विभव तो हम कम कर नहीं सकते क्योंकि अगर आवेश है तो विभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम कम करेंगे पर इनडायरेक्ट वे में कम करेंगे। किस तरीके से कम करेंगे वही हमारा प्रोसीजर होगा कि विभव को अगर हम कम कर रहे हैं तो किस तरीके से कम करें। ठीक है स्टूडेंट, तो यह विभव कितना हमने कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोसीजर लगा दिया है, तो कितना विभव हमारे पास है जिससे हमने इसकी धारिता बढ़ा चुके हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बढ़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक हमारे पास प्लस आवेश है, धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश है, उनके बीच की दूरी डी है, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम जानते हैं V अपॉन डी होता है, ये हम सब जानते हैं। तो बच्चों V कितना हो जाएगा, यहाँ पे E इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं तो इसे E नोट से रेफर कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, E नोट का मतलब है वायु या एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वायु या एयर ली है तो हमने विद्युत क्षेत्र E नोट दिखा दिया। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बात करनी है कि किसी प्लेट का, जो हमारे पास ये प्लेट है, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा कितना। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताना चाहूँ, हमने गॉस के थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई अनंत समतल चादर है और उस पर एक समान आवेश है तो किसी बिंदु पर जो उसका आवेश होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप समझ सकते हैं बच्चों। अगर इसके पास कोई ऋणात्मक आवेश भी, ऋणात्मक प्लेट भी है, तो उसका भी विद्युत क्षेत्र बच्चों इसकी तरफ ही जा रहा होगा, इस तरफ अंदर की तरफ, क्योंकि धनात्मक का बाहर की तरफ होता है, ऋणात्मक का अंदर की तरफ। तो चांस की बात है कि E1 और E2 दोनों सेम दिशा में हो गए। तो बच्चों इसका भी कितना होगा, हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा तो हमारे पास यही है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि दोनों प्लेट का मिला के एक किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो हम कह सकते हैं वो जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो होगा E1 प्लस E2। तो आप समझ सकते हैं मैं दोनों को क्यों ऐड कर रहा हूं। दोनों को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक का जो दोनों का विद्युत क्षेत्र है उनके बीच के किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर समान दिशा में होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चों E नॉट, तो अगर एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने विद्युत क्षेत्र पता कर लिया बच्चों इजीली। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख भी सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जो बच्चे हमारी क्लास अटेंड करते हैं, मैंने उनसे पहले ही बोला था कि वो जो हमने गॉस का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमें यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चल गया कि जो संधारित्र है हमारा उसके बीच में कितना विद्युत क्षेत्र होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसके आगे की बात करते हैं। सिग्मा होता है आवेश घनत्व। तो सिग्मा कितना होगा बच्चों, आवेश तो दोनों पे समान ही है, एक पे ऋणात्मक एक पे धनात्मक, पर आवेश की मात्रा समान है, तो हम कहेंगे सिग्मा होगा Q अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, एरिया क्या है आप जानते हैं, इस प्लेट का जो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल है वो हमारा ये है Q अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, तो ए हमारा क्षेत्रफल है, किसी भी एक प्लेट का हम क्षेत्रफल ले सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वाला सिग्मा का मान हम समीकरण 2 में रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, हमें प्राप्त होगा E नॉट बराबर सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q और एप्सिलॉन नॉट पहले से, और हमारे पास A आ जाएगा और ये इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी थर्ड। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि हमने E नॉट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लिया बच्चों अपने लिए। अब बच्चों E नॉट अगर हमारे पास आ गया है तो हमें, तो मैंने आपको फिर पहली बात बताई, हमने विभव को चेक करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि विभव डायरेक्ट कम नहीं कर सकते, हम विद्युत क्षेत्र को देखते जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र हमने इतना कर लिया है, तो इस प्रकार हमें विभव प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे समीकरण जो हमारी एक है, वह जो हमारी समीकरण कौन सी है बच्चों 3, इन समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर हम देखें तो V कितना होगा बच्चों, जो हमारा Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, ये आप देख रहे हो, और इंटू क्या आ जाएगा बच्चों D आ जाएगा।
और ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फोर्थ इक्वेशन। तो आपने देखा, मैं इसमें बार बार बता दूं, धारिता का जितना भी टॉपिक होता है उसमें हम विभव को चेक तो करते हैं बच्चों, लेकिन आप कभी विभव को डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो विभव तो बच्चों बढ़ेगा ही। अब विभव को कैसे कम कर सकते हैं, तो आप देखा था कि हमने विभव को कम करा था एक चालक प्लेट लगा के, तो हम उसे विद्युत क्षेत्र के हिसाब से, जो हमने विद्युत क्षेत्र चेक किया, विद्युत क्षेत्र निकाल के हम विभव को निकाल रहे हैं। तो बच्चों विभव हमारे पास आ गया है, तो हमें क्या करना है, अपनी समीकरण इसमें वैल्यू रखनी है, इसको नाम में ए रख देता हूं, ये फर्स्ट निकलेगी, ए रख दो। तो बच्चों सीधा सीधा अगर मैं समीकरण 1 में नाम रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास एज इट इज है, आवेश तो हमें लाना ही है, तो विभव हो गया बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी आ गया बच्चों, ये क्यू से क्यू कट गया। अब आप देखो इसमें कौन ऊपर जाएगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डी नीचे आ जाएगा। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला आया है जो ये बताता है कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र, ये सबसे सिंपल संधारित्र था स्टूडेंट, जब ये पहले बनाया गया था तो सबसे बेसिक में आता है ये। हम कह सकते हैं किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है बच्चों, गौर से देखो, आवेश और विभव पे डिपेंड नहीं करती बच्चों, इस फॉर्मूले से कभी मत चेक करना कि डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है। एक तो जो दोनों चालक हैं, जो दोनों प्लेटें, उनके बीच का माध्यम यानी एप्सिलॉन नॉट, अगर ए रहे तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, कोई और माध्यम है तो फिर एप्सिलॉन आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि उनकी विद्युतशीलता पर, जो बीच का माध्यम है उस पे, ठीक है स्टूडेंट, बीच के माध्यम की विद्युतशीलता, तो इससे हम कह सकते हैं बीच के माध्यम पे डिपेंड कर रही है। बच्चों एक डिपेंड कर रही है क्षेत्रफल पर, प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये भी आप देख रहे हैं क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा डिपेंड कर रही है बच्चों दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो जो दोनों यानी जो उनका पृथक्कन है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं पृथक्कन, पृथक्कन का मतलब है बच्चों दोनों के बीच की दूरी, तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, अगर मैं इन तीनों जो हमारे ये तीनों मान आए हैं, विद्युतशीलता, क्षेत्रफल, पृथक्कन, इनको हम अगर एक शब्द में डालें तो हम कह सकते हैं सबसे पहले जो धारिता होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है, मैं ये लिख सकता हूं, सीधा सीधी सी बात। दूसरी बात बच्चों मैं कह सकता हूं क्षेत्रफल है बच्चों, ये बीच की दूरी, इनका प्लेट का क्षेत्रफल, और बच्चों दोनों के बीच की दूरी है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि उनकी ज्यामिति है, किसी भी संधारित्र की ज्यामिति है, ज्यामितीय जो उसकी हम कह सकते हैं विमा होती है, ज्यामितीय विमा, ठीक है बच्चों, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो धारिता माध्यम पर डिपेंड करेगी, ज्यामितीय विमाओं पर डिपेंड करती है जो भी संधारित्र होता है, यानी हम कह भी सकते हैं कि कुल मिला के एरिया यानी क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको हम, इस तरीके से मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको, क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, और चालकों के बीच की दूरी, अगर हम थोड़ा सा अलग करके लिखें, चालकों के बीच की दूरी, तो बच्चों कभी भी आप ये मत कहना कि आवेश और विभव पे डिपेंड करते धारिता, ठीक है, हमेशा जो धारिता डिपेंड करती है वो माध्यम पे, ज्यामितीय विमा पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है वो सीधा सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए, और फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत यूज होगा आगे जाके, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो फॉर्मूला है, और जो हमारी मैंने आपको पहली बात बोली थी कि फैरेड वाली यूनिट की बात, तो बच्चों अब मैं इस फॉर्मूले से आपको बताऊंगा कि क्यों फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा मात्रक है। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि संधारित्र की जो धारिता, हमारे पास फॉर्मूला जो आया है बच्चों, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा मान रख के देखें, हम थोड़ा सा व्यवहारिकता पे इनके मान रखेंगे, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं अगर A का जो मान है 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, यानी जो हमारी जो प्लेट है, जो चालक है, उसका जो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर का, दोनों का, किसी एक की बात कर लें, और बच्चों दोनों की जो दूरी ले लूँ बच्चों 1 mm यानी 1 मिलीमीटर की ले लूँ, और बच्चों बीच में जो वायु हमने भरी हुई है या निर्वात है बच्चों, उसकी जो विद्युतशीलता वो आप जानते हैं 8.85 10 12, वो नियतांक होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये सारा मान अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, अगर आप देखें तो एप्सिलॉन होगा 8.85 10⁻12, और बच्चों एरिया हमने 1 लिया है बच्चों। डी जो हमारा मिलीमीटर में से हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 8.85 -3 ऊपर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, -12 + 3, तो ये हो जाएगा 8.85 10⁻⁹, ठीक है बच्चों। सारे जो मात्रक हैं, चूंकि हमने मीटर में, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ये 10⁻³ मीटर लिया है हमने बच्चों, ये आप जानते हैं। तो जब सारे मात्रक ऐसा ही प्रणाली में है तो जो मात्रक आएगा वो फैरेड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने दूरी 1 mm ली है तो ये कितनी कम जो है 10⁻⁹ फैरेड आया है, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चे इसमें गौर से एक बात देखते हैं कि
फेरड अगर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता हमें। तो बच्चों दूसरी बात में अगर मैं कहना चाहता हूं कि सी अगर मैं 1 फेरड ले लूं, मैं देखना चाहता हूं कि अगर सी हमारी ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फेरड हो, उसकी जो ज्यामितीय विमाएं हैं वो कितनी होंगी। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम देख लें एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास होती है बच्चों कितनी 8.85 10⁻⁻12। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। डी इस बार मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूं, मैं कहता हूं डी जो मैं ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अगर मैं दूरी थोड़ी सी बढ़ा दूं, इस बार 1 सेंटीमीटर ले लूं तो ये हो जाएगी बच्चों 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी। अब स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास वही है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d। तो यहाँ पे बच्चों मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 फेरड बनाना चाहता हूँ किसी संधारित्र में और उसकी दूरी में 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो उसका एरिया कितना होगा प्लेट का। तो बच्चों अगर इस समीकरण से हम देखें तो एरिया बराबर कितना होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं C होगा इंटू डी होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यही तो होगा बच्चों, आप देख सकते हैं। तो बच्चों C हम कितनी मान के चल रहे हैं 1 फेरड, डी मैंने कितनी ली है स्टूडेंट 10⁻⁻2 मीटर यानी 10⁻² मीटर, ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों एप्सिलॉन नॉट होती है 8.85 10⁻⁻12, ये तो आपको पता है। बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें, बाकी चीज़ों को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम थोड़ा पावर को देख लें। अगर हमें यहाँ देखें एरिया बराबर 1 इंटू और बच्चों ये 10⁻⁻2 है और नीचे जो हमारे पास है 8.85 है और ये 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, देख रहे हैं आप प्लस का 12 हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम इस पे बात करें तो आप यहाँ पे अगर चेक करें तो एरिया हमारे पास कितना हो गया बच्चों 1/8.85। अगर हम बाद में सॉल्व भी कर लें तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली लिख दें थोड़ी देर के लिए तो 10⁻⁻ लगभग कितना होता है बच्चों 10 होता है, 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट कितनी है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों गौर से एक चीज देखो, अगर आप 1 फेरड का कोई संधारित्र चाहते हैं तो दूरी बच्चों ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी बहुत ज्यादा ही होती है बच्चों। जो संधारित्र लगे होते हैं हमारी युक्तियों में उतनी 1 सेंटीमीटर की दूरी नहीं होती उनकी, फिर भी हमने ज्यादा रखी है। बच्चों उस हिसाब से देखो कि आपको जो चालक लेना पड़ेगा उसकी प्लेट कितनी बड़ी होगी 10⁻10 मीटर स्क्वायर, जो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ये अनंत यानी इनफाइनाइट, इतना बड़े चालक आप ले ही नहीं सकते, असंभव है बच्चों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 फेरड का संधारित्र बनाना व्यवहारिक जो है व्यवहारिकता में उपयोग ही नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक अलग बात है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो फेरड में ही यूनिट निकालते हैं, तो जो भी यूनिट लेंगे हम पिको फेरड या माइक्रो फेरड में लेंगे। तो बच्चों मेरा जो इसका मतलब सारा यहाँ पे था ये बेसिक समझाने का था, ये सारा बेसिक है, समानता प्लेट संधारित्र जो भी आपने बेसिक समझा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोल दूं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को अलग से बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया है, इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों अगर यहाँ पे विद्युत रोधी क्या करता है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, हालांकि मैं आगे वाले डायरेक्शन में बताऊंगा। बच्चों कोई भी विद्युत रोधी होता है वो विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने पहले बताया हुआ है। तो बच्चों आप देखो, अगर विद्युत रोधी विद्युत क्षेत्र को कम कर देगा तो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने बोला हुआ है, हमारे पास एक फॉर्मूला था V = E × D। तो बच्चों अगर E कम होगा तो आप देख सकते हैं, अगर E कम कर दें हम किसी तरीके से तो हम V को भी क्या कर सकते हैं, कम कर देंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो संधारित्र या जो धारिता के टॉपिक में जो भी सारा काम है, आपको आवेश संचित करना है और आवेश तभी संचित हो सकता है जब विभव कम हो। तो विभव को आप डायरेक्ट कम ना करके बच्चों विद्युत क्षेत्र कम कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सब डेरिवेशन में आगे भी आपको मिलेगी। तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा तो विभव अपना आप कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। इससे आगे का डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरीके से आपको बोर्ड के अध्ययन के लिए हेल्प मिलती रहेगी। धन्यवाद।